हेलो दोस्तों, क्यूटी क्लासेस में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके सामने धर्मेंद्र। और जैसा कि हमने कल शुरू किया था, मध्य प्रदेश के जिलावार स्टडी शुरू किया था कि हम लोग सभी जिलों को पढ़ेंगे, संभाग वाइज पढ़ेंगे। संभाग में जिलों को, एक एक जिलों को सेलेक्ट करके पढ़ाई करेंगे। कल हम लोगों ने मुरैना जिला देखा था और आज जो जिला है, दूसरा जिला, जिसका नाम है भिंड। भिंड जिले के बारे में पढ़ेंगे। तो भिंड जिला जो है, भिंड जिला, इसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। ये अगर कहें तो किस संभाग में आता है, तो ये आता है चंबल संभाग में। इसमें आता है चंबल संभाग में भिंड जिला आता है। चंबल संभाग में 3 जिले आते हैं, एक भिंड आता है, एक मुरैना और एक श्योपुर आता है। जिसको हम लोगों ने कल मुरैना पढ़ लिया था, आज भिंड पढ़े हैं, कल हम लोग श्योपुर पढ़ेंगे। तो भिंड चंबल संभाग में आता है। इसके बारे में हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसके बारे में हम लोग अगर कहें तो इसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। पूरे भिंड में, भिंड के बारे में एक एक चीज, छोटी से छोटी चीज़ों को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो भिंड जिला चंबल संभाग में आता है। और अगर भिंड जिला जो है देखें, अगर नक्शे में देखें तो ये हमने अपने हाथ से नक्शा बनाया है। उस तरह कंप्यूटर जैसे नक्शा तो नहीं आया है, लेकिन कोशिश की है कि हमारा नक्शा मध्य प्रदेश के नक्शे जैसा ही दिखे। इसमें यहाँ पर ये श्योपुर जिला है, ये मुरैना है और ये है अपना जो आज की पढ़ाई के लिए, आज के जो टॉपिक है, भिंड जिला। सबसे ऊपर है मुरैना, थोड़ा और ऊपर है, लेकिन उसी के बगल में पूर्व दिशा में भिंड जिला है और ये चंबल संभाग में आता है ना। इसका गठन देखते हैं, ये जिला कब बना मध्य प्रदेश का, तो ये जिला बना 1956 में। मध्य प्रदेश का भी गठन 1956 में हुआ। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। उसी समय इसको जिला बनाया गया, भिंड को। भिंड जिला के बारे में और जानकारी देखते हैं, थोड़ा सा इतिहास में जाते हैं। तो इतिहास जो है, एक ऋषि थे जिनका नाम भिंडी था। भिंडी ऋषि थे जो इस क्षेत्र में थे, भिंडी ऋषि। उनके नाम से इस जिले का नाम पड़ा भिंड। अगर भिंड का और इतिहास देखें तो इसमें 1947 को हमारा देश जब आजाद हुआ तो हमारे देश में सभी राज्यों को 4 भागों में बांटा गया, A, B, C, D। कल इसकी हमने चर्चा की थी। तो जो बी पार्ट था, जिसको हम लोग बोलते हैं बी पार्ट था, उसमें से हमारे मध्य प्रदेश का एक मध्य भारत प्रांत था। मध्य भारत प्रांत, उसमें से मध्य भारत प्रांत में कुल जिले जो हैं 16 जिले थे। 16 जिलों में से एक जिला था भिंड। इसका जो गठन हुआ था 1948 में हुआ था। 1948 में मध्य भारत प्रांत में 16 जिलों में से एक जिला कौन सा था? भिंड था। ये किसके नाम पर रखा गया? भिंडी ऋषि के नाम पर रखा गया। फिर जब हमारे मध्य प्रदेश का 1 नवंबर 1956 को जब पुनर्गठन हुआ तो इसको जिले का दर्जा दे दिया गया। ये थोड़ा बहुत इसका इतिहास था। इसके बारे में और डिटेल देखते हैं थोड़ा सा। तो भिंड जिला जो है वर्तमान में, अगर इसका थोड़ा सा एक बार भौगोलिक स्थिति देख लें, भौगोलिक स्थिति की ये कहाँ पर स्थित है, अगर इसके आगे पीछे जिले कौन से हैं, तो इधर है, इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश है, उत्तर में उत्तर प्रदेश है। पश्चिम में अगर कहें, ये पश्चिम है इसका, ये पश्चिम में इसका जो है मुरैना जिला है ना। पूर्व में भी कौन सा जिला है? ये पूर्व में, ये पूर्व में जो है उत्तर प्रदेश है। और ये दक्षिण में इसके जिला जो है, यहाँ पे ये दतिया जिला है ना। और थोड़ा बहुत ये राजस्थान से भी, उत्तरी दिशा में राजस्थान से भी जुड़ता है, राजस्थान। तो उत्तर में राजस्थान उत्तर प्रदेश से, पूर्व में उत्तर प्रदेश से, दक्षिण में दतिया से, पश्चिम में मुरैना से, इनसे ये सीमा साझा करता है। तो ये इसकी भौगोलिक स्थिति हो गई। ये उत्तर में उत्तर प्रदेश और उत्तर में राजस्थान भी है, पश्चिम में मुरैना, पूर्व में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में दतिया जिला से इसकी सीमा साझा होती है। साथ में थोड़ा बहुत सीमा इसकी ग्वालियर से भी साझा होती है। तो ये इसका भौगोलिक स्थिति हो गई। इसके बाद हम इसमें देखते हैं तहसीलों के बारे में, इनका थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं। इसमें भिंड जिले में तहसील कौन कौन सी हैं। अब थोड़ा सा हम इसको मिटा करके एक नया नक्शा बनाते हैं जो भिंड जिले के बारे में बताएगा।
है ना। तो भिंड जिला के बारे में अगर देखें तो भिंड जिला का कुछ नक्शा कुछ इस प्रकार से आता है। भिंड जिला का नक्शा लगभग कुछ इस प्रकार से आता है, एकदम एग्जैक्ट तो नहीं कि जैसे कंप्यूटर में दिखाता है उस तरह नहीं, लेकिन नक्शा कुछ इस प्रकार से आते हैं। इसमें जो तहसीलें हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तहसीलें जो है, इसमें एक भिंड तहसील है, भिंड तहसील है। इसके बाद इसमें एक तहसील है अटेर तहसील है, अटेर तहसील है। एक मऊ तहसील है। इसके अलावा इसमें लाहार तहसील है, मेहरगांव तहसील है ना। और इसमें रोन तहसील है, गोहद तहसील है ना, और गौरमी तहसील है। भिंड, अटेर, मऊ, लाहार, मेहरगांव, रोन, गोहद, गौरमी, कितनी तहसीलें हैं इसमें। इसके अगर संख्या करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तहसीलें हैं भिंड जिला में। भिंड, अटेर, गांव, गांव नहीं मऊ है, मऊ तहसील, लाहार तहसील, मेहरगांव तहसील, रोन तहसील, गोहद तहसील और गौरमी तहसील, 8 तहसीलें हैं इसमें। इसमें और देखें तो नदियों के बारे में देखते हैं। ये तो तहसील हो गई। अब नदियों के बारे में देखते हैं। नदियां, यहाँ पर नदियां कौन कौन सी बहती हैं। तो यहाँ पर नदी जो है उत्तरी सीमा से यहाँ से होकर के बहती है चंबल नदी। कौन सी नदी, चंबल नदी। चंबल नदी के बारे में लगभग सब लोग जानते होंगे। ये इंदौर के महू राज्य से, महू जिले से, महू स्थान से, जानापाव की पहाड़ी से निकलती है चंबल। वहां से निकल करके इंदौर से निकलते हुए उज्जैन बहती है, मंदसौर बहती है, रतलाम, नीमच, फिर राजस्थान चली जाती है। फिर इधर सेवपुर, भिंड, मुरैना, भिंड होते हुए फिर इटावा में यमुना से मिल जाती है। तो ये चंबल के बारे में विशेष है। तो ये चंबल नदी इसकी उत्तर प्रदेश से सीमा भी बनाती है। कौन सी, चंबल नदी। इसके अलावा इसमें और नदियां हैं। इसकी सहायक नदी है एक सिंध है। चंबल की सहायक नदी सिंध भी है। सिंध लगभग कुछ इस प्रकार से इसको काटती हुई आती है, दतिया से आती है, दतिया से काट करके चंबल से मिल जाती है। इसके अलावा इसमें कुंवारी नदी है, कुंवारी नदी है ना, कुंवारी नदी है। और इसके अलावा इसमें पाहुज नदी है ना, और एक और नदी है वैशाली नदी। तो ये यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। चंबल है, सिंध है, पाहुज है, कुंवारी है, वैशाली है। ये नदियां हैं जो भिंड जिले में बहती हैं। 8 तहसील हैं और ये नदियां हैं। इसके अलावा भी हम लोग और चीजें देखते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग इसका पूरा एकदम एक एक जानकारी इससे इकट्ठा करेंगे। अब अगर इसकी कही जाए कि इसमें सिंचाई किससे होती है, तो हम लोगों ने पढ़ा कि इसमें कौन कौन सी नदियां हैं। चंबल है, चंबल हम लोगों ने पढ़ा, चंबल नदी है। फिर इसमें कुंवारी नदी भी पढ़ा, और एक सिंध नदी भी पढ़ा है ना, सिंध नदी भी पढ़ा, सिंध नदी है, ठीक है। इसके बाद पाहुच नदी पढ़ा, पाहुच नदी पढ़ा है ना। और इसके बाद वैशाली नदी भी पढ़ा है ना, वैशाली नदी। ये 5 नदियों से मिलकर के यहाँ पर सिंचाई होती है। चंबल, कुंवारी, सिंध, पाहुच, वैशाली है ना, और जो है कुंवारी नदी, ये 5 नदियों से मिलकर के यहाँ पर सिंचाई होती है। और यहाँ पर परियोजना भी है, परियोजना जिसका नाम है चंबल परियोजना। नदियां जो है यहाँ पे हम लोगों ने देखा, चंबल है, चंबल नदी, सिंध नदी है, कुंवारी नदी है, पाहुज नदी है और वैशाली नदी है। ये नदियां हैं जो यहाँ से बहती हैं। इन्हीं से सिंचाई भी होती है। सिंचाई होगी, जो नदी होगी उसी सिंचाई होगी। तो इन सभी सहायक नदियों से, चंबल मुख्य नदी है, उसकी सहायक नदी सिंध है, सिंध की कुंवारी, पाहुच और वैशाली, ये छोटी मोटी नदियां हैं जो भिंड जिले में बहती हैं। इनसे सिंचाई होती है। यहाँ पे परियोजना भी है। परियोजना जो राज्य स्तर में परियोजना विभिन्न कामों के लिए है, जिसका नाम है चंबल घाटी, चंबल घाटी परियोजना है।
ये नाम है। और चंबल घाटी परियोजना के बारे में बता दें कि ये मध्य प्रदेश की पहली परियोजना है, नदियों में जो सबसे पहली परियोजना चंबल घाटी परियोजना ही है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जो मंदसौर में गांधी सागर बना है, फिर जवाहर सागर राजस्थान में बना है, राणा प्रताप सागर बना है, और इधर से होते हुए सेवपुर, मुरैना, भिंड होते हुए वही पूरी परियोजना का नाम क्या है, चंबल घाटी परियोजना। इसका गठन जो होता है ये 1978 में होता है। कब होता है इसका, जो जब निर्माण किया जाता है या इस परियोजना को जब शुरू किया जाता है वो वर्ष था 1978 है। और इसकी खास बात है कि चंबल घाटी परियोजना में जो है तो इसमें नहीं, इसका एक इसी से नाम से जो है राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे कहते हैं राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, है ना। राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य में कहें तो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य है, जिसका गठन 1978 में, बल्कि ये घाटी परियोजना नहीं, चंबल अभयारण्य का गठन जो 1978 में है। इसमें डॉल्फिन मछली जो होती है, गंगा की जो डॉल्फिन मछली है, गंगा की डॉल्फिन मछली, और घड़ियाल, है ना, मगरमच्छ, इनका संरक्षण किया जाता है। घड़ियाल, मगरमच्छ, गंगा की डॉल्फिन जो नदियां हैं, उनका जो संरक्षण है राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में किया जाता है। इसके बाद जो है इसमें अगर देखें तो रोड के बारे में NH 92 जाती है और 552 जाती है, दो यहाँ से अब वो भी जाती हैं। अगर जो हम नक्शा देखे थे कुछ इस प्रकार से था, लगभग कुछ इस प्रकार से था। अगर देखें तो यहाँ से जो ऐसे होकर के ये चली जाती है 552 NH नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय हाईवे जो है, यहाँ से राजमार्ग जो है 552 ऐसे जाता है, और ये कुछ इस प्रकार से काटता हुआ NH 92 जाता है। तो ये इस तरीके से दो NH भी यहाँ से जाते हैं, नेशनल हाईवे 552 और NH 92 भी जाता है यहाँ से। इसके बाद यहाँ पर जो बोली है, बोली जो बोली जाती है तो ब्रज भाषा बोली जाती है, ब्रज बोली जाती है, बुंदेली बोली जाती है, और कहीं कहीं पे बाजरी भी बोली जाती है। बाजरी बोली है, लोकल जो भाषा है, काफी ज्यादा नहीं। ब्रज भाषा आप लोग सुने ही होंगे, ब्रज बोली हो गई जो, तो ब्रज भाषा यहाँ पे बोली जाती है, बुंदेली बोली जाती है, और बंजारी भाषा भी जो बहुत कम क्षेत्र में बोली जाती है, ये यहाँ पर भिंड जिले में बोली जाती है। इसके अलावा इसमें और चीजें जो हैं, तो यहाँ जलवायु जो है, जलवायु अगर कहें, जलवायु जो है तो यहाँ गर्म में गर्म पड़ती है, और यहाँ पे लगभग तापमान लगभग 45 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी में चला जाता है, और ठंडी में ठंड रहती है अच्छी खासा 4 डिग्री तक आ जाता है। और पानी की अगर बारिश की बात करें तो ये काफी सूखा प्रदेश है, सूखा प्रदेश है, सूखा जिला है, जहाँ पे बारिश जो है लगभग 66 सेंटीमीटर तक होती है, बहुत कम बारिश 66 सेंटीमीटर। जहाँ पचमढ़ी में 300-400 बारिश होती है, यहाँ कहाँ पे सूखा, बहुत ही सूखा 66 सेंटीमीटर होती है, और बहुत कम यहाँ पे बारिश होती है। तो जलवायु के बारे में हो गया। इसके बाद भी और चीजों का हम लोग अध्ययन करेंगे। अगर आप लोग को मजा आ रहा होगा ना तो इसको लोगों को भी बताइएगा, और जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जो है तो अपने आप को जान सकें, और जिलों के बारे में, जिलावार जो हम पढ़ाई कर रहे हैं उसको जान सकें, और अच्छा नंबर ले आ सकें, है ना। इसके बाद यहाँ पर जो है कृषि है, कृषि जो है यहाँ पर होती है, सरसों की खेती होती है, सरसों मुरैना में हम लोग देखे थे, सरसों की खेती होती है, बाजरा की होती है, ये खरीफ फसल है, बाजरा की खेती यहाँ पर खूब होती है, ये रबी फसल है। इसके अलावा गेहूं होता है जो मुख्य उत्पादन है, तो यहाँ पर खेती इस प्रकार से होती है। सरसों की खेती प्रमुख रूप से है, बाजरा है, गेहूं, ये ज्यादा फसलें होती है जो उनको बताया गया। ऐसा नहीं कि वहाँ पे धान नहीं बोते हैं, चावल नहीं बोते, सोयाबीन नहीं बोते, सब है, लेकिन जो प्रमुख उत्पादन वाली फसलें हैं वो सरसों है, बाजरा है, गेहूं। इसके बाद यहाँ पर खनिज जो है, खनिज पाया जाता है, तो खनिज बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं पाया जाता है, लेकिन फिर भी चूना पत्थर पाया जाता है, चूना पत्थर यहाँ पर पाया जाता है, चूना पत्थर यहाँ पर पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर खनिज है तो
औद्योगिक क्षेत्र भी डेवलप किए गए होंगे। तो औद्योगिक क्षेत्रों में जो है मालनपुर को विकसित किया जा रहा है। एक प्रकार से बड़े औद्योगिक क्षेत्र के रूप में मालनपुर बहुत ज़्यादा फेमस है। और छोटे छोटे सरसों उद्योग हैं, क्योंकि सरसों का उत्पादन होता है, जिन चीज़ों को उत्पादन होता है वहाँ पर उसकी फैक्ट्रियाँ होना लाजमी बात है। तो सरसों के छोटे छोटे फैक्ट्रियाँ हैं, मिल्स हैं, लेकिन और मालनपुर को बड़े औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। और सीमेंट कारखाना भी है चूना पत्थर का। इसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी एक बार जनगणना के बारे में बात कर लेते हैं। जनगणना में इसको हम जोड़ लेते हैं, क्षेत्रफल भी जोड़ लेते हैं, इसका क्षेत्रफल कितना है। तो क्षेत्रफल इसका है 4559 वर्ग किलोमीटर, है ना, 4459 वर्ग किलोमीटर इस भिंड जिले का क्षेत्रफल। इसमें जनगणना जो है, तो कुल जनगणना जो है, कुल कितनी है, कुल यहाँ की जनसंख्या जो है वो है 17,03,005 जनसंख्या, ये 2011 के अनुसार है। इसमें साक्षरता देखें, जो पढ़े लिखे लोग हैं, तो यहाँ पर कुल साक्षरता जो है वो है 75.3 है। उसमें से जो मेल हैं वो है 85.40 और फीमेल जो है 63.10। तो साक्षरता कुल जो पढ़े लिखे हैं 75.3% हैं, और उसमें से पुरुष जो हैं वो 85.40 हैं और महिलाएं जो हैं 83.10 हैं। ये जो पुरुष का है, ये अगर कहा जाए तो प्रमुख शहरों में भोपाल, जबलपुर और इंदौर के बाद जो है सबसे पुरुष साक्षरता में भिंड का संख्या आती चौथे नंबर पर है। भोपाल, जबलपुर और इंदौर की अगर पुरुषों की केवल पुरुषों की साक्षरता दर को काउंट किया जाए तो चौथे नंबर पर भिंड है ना। तो साक्षरता यहाँ पर काफी ज्यादा है। इसके बाद लिंगानुपात जो है 837 है। 1000 पुरुषों में 837 महिलाएं हैं, है ना। इसके बाद यहाँ पर घनत्व तो देखा जाए तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, है ना, प्रति वर्ग किलोमीटर में है। 382 जो है ये घनत्व है ना। 382 लोग एक वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। ये जो है लिंगानुपात है, लिंगानुपात 837 1000 पुरुषों में है। और साक्षरता दर जो है 75.3% है। पुरुषों की अगर देखा जाए तो 85.40 है और महिलाओं को 63.10 है। कुल जनसंख्या जो है 17,03,005 है। क्षेत्रफल अगर इसकी बात की जाए तो 4,459 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये हो गई जनगणना से रिलेटेड। अब और चीजें देखते हैं भिंड के बारे में। यहाँ पर कुछ चीजों के बारे में और देखते हैं। तो जनजाति देखते हैं। जैसा कि हमने कहा था कल कि ये मध्य प्रदेश है ना। मध्य प्रदेश का जो नेक है, कुछ है, नेक के ऊपर के जिलों में सहरिया जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति पाई जाती है? सहरिया जनजाति पाई जाती है। सहरिया मध्य प्रदेश की 5वीं बड़ी जनजाति है, 5th नंबर की बड़ी जनजाति है। इसका मतलब होता है कि सह मतलब शेर, रही मतलब रहने वाले, शेर के साथ जो रहते हैं उस जनजाति का नाम सहरिया है। ये मध्य प्रदेश की 5वीं बड़ी जनजाति है। ये भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, गुना, अशोकनगर, यहाँ सभी जगह क्षेत्रों में, शिवपुरी क्षेत्र में पाई जाती है। और बीच बीच में कुछ जिलों में पाई जाती है, लेकिन ये जो नेक है, गर्दन जैसे बना मध्य प्रदेश का, इसके ऊपर के सभी भागों में सहरिया ही जनजाति पाई जाती है। इसके बाद अगर कहें तो यहाँ का प्रमुख मेला जो है, मेला लगता है भुजरियों का मेला। भुजरियों का मेला यहाँ का प्रमुख जो है भुजरियों का मेला लगता है। ये सावन माह में लगता है, सावन या श्रवण मास जो होता है, सावन, आषाढ़, सावन माह में लगता है। और इसमें क्या होता है, एक्चुअली जो खजलैया देखे हों, खजलैया होती, कजलियाँ जिसे कहते हैं, तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कजली देता है और उस प्रकार से अपने प्यार को व्यक्त करता है।
और ऐसा भी कहा जाता है कि इस त्यौहार में आदमी उसको भी कजलिया देता है जिससे कभी लड़ाई उड़ाई हुई हो, तो जिससे कि फिर से जोड़ा जा सके। तो ये भुजरियों का मेला रहता है और बड़े हर्ष उल्लास से ये श्रवण का महीना में लगता है भुजरिया का मेला। यहाँ पर फेमस मेला भुजरिया का मेला है ना। अब देखते हैं एक बार कि यहाँ के जो सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है कि पर्यटन स्थल क्या है। पर्यटन स्थल यहाँ पर कौन कौन से हैं, तो पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं, यहाँ से क्वेश्चन पक्का है कि कहीं न किसी जिले से हर बार आते हैं बीपीएससी में कौन सा स्थान कहाँ से। और अगर आप पटवारी और पुलिस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं ना, और डेली जब पेपर होते हैं एक दिन में दो पेपर होते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जिले के बेसिक से बेसिक चीज़ों से पर्यटन स्थल से उठा ले क्वेश्चन, है ना। तो जो है यहाँ पर प्रमुख पर्यटन स्थल है, यहाँ पर अटेर का किला जो है वो भिंड जिला में है। अटेर का किला जो है ये क्या है, भिंड जिला में है। यहाँ पर भदौरिया के राजा जो थे बकस सिंह है ना, महासिंह है ना, बकस सिंह, महासिंह, बदन सिंह, ये सब लोग जो भदौरिया राजा थे, इन लोगों ने इस अटेर के किला को निर्माण करवाया था। लगभग जो है 1664 से 68 ईस्वी के बीच में बकस सिंह, महासिंह, बदन सिंह, इन लोगों ने अटेर किला का निर्माण करवाया था। ये भिंड जिले में है। दूसरा जो प्रमुख पर्यटक स्थल है वो है बनखंडेश्वर मंदिर है ना। यहाँ जो फेमस है बनखंडेश्वर मंदिर, इसका जो निर्माण करवाया था पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। वही पृथ्वीराज रासो वाले जो मुख्य नायक है पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने निर्माण करवाया था बनखंडेश्वर मंदिर का, जो कि भिंड जिले में है। इसके बाद यहाँ का पर्यटक मंदिर स्थल है बारसो का मंदिर, और ये भी भिंड जिले में है। और ये महावीर स्वामी महावीर जो हैं जैन धर्म के, बारसो का जो मंदिर है जैन मंदिर, इनके आने के कारण बारसो का जैन मंदिर निर्माण करवाया गया था। बारसो का जैन मंदिर, महावीर स्वामी यहाँ पर यात्रा में आए थे जब अपने उसमें, तो फिर यहाँ पर एक मंदिर निर्माण करवाया था जिसको कहा जाता है बारसो का मंदिर। इसके अलावा नारद देव मंदिर है, है ना। और उस नारद जो ऋषि थे उनके नाम पर नारद देव मंदिर यहाँ पर है। इसके बाद गोहद का किला है। गोहद का किला जो है राजा महासिंह है ना। अटेर का किला भी महासिंह ने बनवाया था, बख्श सिंह, महासिंह, बदन सिंह, इन लोगों ने बनवाया था। और राजा महासिंह गोहद का किला भी बनवाए थे, है ना। ये दूसरी सामने थे। और कुछ और प्रमुख है, जमना वाले हनुमान मंदिर है ना। तो यहाँ पर फेमस है जमना वाले हनुमान मंदिर। तो ये कुछ पर्यटन स्थल थे जो भिंड जिले में है। अटेर का किला बख्श सिंह, महासिंह, बदन सिंह ने 1664-68 के बीच में निर्माण करवाया था। बनखंडेश्वर मंदिर पृथ्वीराज चौहान ने निर्माण करवाया था, ये भी भिंड जिले में है। बारसो का जैन मंदिर महावीर स्वामी की यात्रा के दौरान इस स्थल में जब वो आए थे तो उनके नाम पे ये बारसो का जैन मंदिर बनवाया गया था। नारद देव मंदिर ऋषि नारद के नाम पे बनवाया गया है, ये भी यहीं पे। गोहद का किला जो है, गोहद का किला राजा महासिंह ने जो है उन्होंने निर्माण करवाया था। जामना वाले हनुमान मंदिर और बहुत छोटे छोटे पर्यटन स्थल हैं जो कि यहाँ पर स्थित है। इसके बाद थोड़ी सी एक चीज़ और देख लेते हैं कि आखिर ये फेमस क्यों है। अगर कभी कहे कि आप भिंड को क्यों जानते हैं, तो एक बड़ी चर्चा है यहाँ का बीहड़ है ना। चंबल नदी जब जाती है इधर से शिवपुर, मुरैना, भिंड, तो बीहड़ का निर्माण करती है। तो यहाँ पर बीहड़ के डाकुओं के लाने जो है वो जानी जाती है ना। बीहड़ जो है डाकुओं के लिए जानी जाती है, ठीक है।
तो ये है गोहद का किला, यहाँ का फेमस है। यहाँ पर अहिल्या बाई होलकर, अहिल्याबाई होलकर वही जो इंदौर की महेश्वर की रानी थी, है ना, होलकर रानी, तो उनकी यहाँ पर छतरी है ना। और भारत में केवल 2 जगह पर है, मुरैना भिंड जिले के आलमपुर स्थान में जो है अहिल्याबाई होलकर की छतरी है, और इंदौर में केवल 2 स्थानों पे है पूरे भारत में अहिल्याबाई होलकर की छतरी है, मुरैना जिला में आलमपुर गांव में। इसके बाद मालनपुर जो है, अभी डिस्कस ही किए थे कि मालनपुर को जो है औद्योगिक क्षेत्र में डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र में मालनपुर के औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है मालनपुर को। इसके साथ ही यहाँ पर सबसे बड़ी बात, हम लोग जब साक्षरता देख रहे थे तो ये चौथा ऐसा जिला है जो पुरुषों की सर्वाधिक साक्षरता के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सभी चीज़ें थी जो कि भिंड जिले से संबंधित थी, और मैं ऐसा समझता हूँ कि भिंड जिले के बारे में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताएं, और इसी के साथ धन्यवाद।